हाँ जी बेटा, देखो तो पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की, जहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ठीक है ना। और हमने किया था आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। अब मैं आपको बता रहा हूँ एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है ना, एटॉमिक मासेस, ठीक है ना, या एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है ना। तो देखो मास को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो बनानी ही थी हमने। तो हमने क्या ले लिया, कार्बन 12 एटम लिया, ठीक है ना। और कार्बन 12 एटम का जो खुद का मास होता है वो बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.9 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कार्बन 12 का मास है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना। और हमें जिसको मेजर करना है उसका मास भी क्या होता है, कम ही होता है, ठीक है ना। तो हमने कार्बन 12 एटम के 12 इक्वल हिस्से कर लिए, ठीक है ना। यानी इसको क्या बोलते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ये क्या होता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है ना। ये यानी कि मास को मेजर करने की एक यूनिट है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU, ठीक है ना। या इसको सिंपल U से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये क्या क्या बनेगा, 1/12 किसका, 1.9 इंटू 10⁻⁻6 का। तो ये कितना बन गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है आपके पास, 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मास को मेजर करने की एक यूनिट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना, जो कि कार्बन 12 एटम का 12th हिस्सा है, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये कार्बन 12 एटम था, तो इसके हमने 12 बराबर बराबर हिस्से कर लिए, और एक हिस्से को क्या बोल रहे हैं हम, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक और चीज़ आपको बताता हूँ अब मैं, ये है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होगा, ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर करी है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, energy acquired by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt, 1 volt। एंड इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, EV से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर करी है, कब एक्वायर करी है, जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, जब उसको एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। उस वक्त उसने जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने पोजेस की है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 EV जो है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है ना। ये इससे बना है बेटा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है ना। ये फार्मूला आपने पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये यहाँ से बना था, ठीक है। या V इज इक्वल टू W/Q, ये वहाँ से बना है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। आप चाहो तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶ होता है। यानी कि देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना कि E छोटा होता है और V कैपिटल होता है। तो ये हो जाएगा 10⁶, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ठीक है ना। ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है उसका यूज़ करके इस जो जूल था जो आपके पास, ठीक है ना, आप एक उस रिलेशन का यूज़ करके एक काम और कर सकते हैं। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है, ठीक है ना। और अगर मान लो आपके पास मास कितना है, आपके पास मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो आपके पास कितनी एनर्जी है, आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि आपके पास अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो आपके पास कितनी एनर्जी है, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बताओ,
ठीक है ना, कितनी एनर्जी है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में बताओ। तो क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना था, 1.96 इंटू 10⁻⁻27 था, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं, इसको ले लो आप -13, ठीक है ना। यही आया था, यस यही आया था। तो बस इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो आंसर आएगा आपका एनर्जी का, ये जूल में आएगा और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। तो ये अब जो आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक तो बताया मैंने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि कार्बन 12 एटम का 1/12 है। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा और उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 eV हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम 1 एटॉमिक मास यूनिट की में एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा वो था न्यूक्लियर साइज के बारे में, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये देखो जी, न्यूक्लियर साइज, ठीक है ना। तो साइज मैंने एक चीज़ तो आपको बताई थी अप्रोक्सीमेटली, ये क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है, -10 मीटर, सॉरी -14 बताया था मैंने, -14 मीटर, -10 तो उसके लिए था एटम के लिए, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियर का साइज़ है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप में है। कैसा मान के चलते हैं, कैसा है भाई, स्फेरिकल शेप में हमारा न्यूक्लियस है। तो स्फेरिकल शेप में है तो इसकी जो रेडियस होगी ना, ठीक है ना, तो स्फेरिकल शेप में तो इसकी अपनी कोई रेडियस होगी। तो ये बताया गया कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास नंबर के, यानी कि 4/3 πr³ इज प्रोपोर्शनल टू A, 4/3 πr³ इज प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो यानी एक रिलेशन बनाऊं रेडियस के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ लाओगे तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास R इज इक्वल टू क्या हो गया, R0 A⁻⁴ हो गया, ठीक है। R0 यहाँ पर क्या है आपका, कांस्टेंट है, R0 क्या है यहाँ पर आपका, कांस्टेंट। अगर इसकी बात करें कांस्टेंट की तो क्या वैल्यू होती है, 1.2 फेम्टो मीटर, ठीक है ना, 1.2 फेम्टो मीटर, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका, यानी न्यूक्लियर रेडियस स्फेरिकल शेप में है, उसकी जो वॉल्यूम है स्फीयर की या न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अल्टीमेटली R³ इज प्रोपोर्शनल टू A, तो R इज इक्वल टू R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ फिर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाला हमने, जो कि एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.2 फेम्टो मीटर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो बेटा, एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट जो पकड़ना है वो ये, क्या बात समझनी है हमने, कि हमारा न्यूक्लियस जो है ना वो सॉलिड नहीं है शेप में, ठीक है ना, वो सॉलिड नहीं है, कोई न्यूक्लियस जो है वो सॉलिड मैटर नहीं है आपका, ठीक है ना। तो उसका जो वॉल्यूम होगा, यानी आप ये कह सकते हैं वो एक लिक्विड के जैसे बिहेव करता है, जिसकी हर जगह डेंसिटी सेम है, ठीक है ना। हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक लिक्विड के जैसे बिहेव करेगा और उसकी डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। आई रिपीट, ये बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक अ लिक्विड, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसकी डेंसिटी निकालो तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। और मास किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मास किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। तो ये तो हो जाएगा, अगर उसका मास नंबर A है और एक जो है M, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन,
ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियन हैं उन सब न्यूक्लियन का जो एवरेज मास है वो m है, तो उसको मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एवरेज मास आ गया। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्योंकि स्फेरिकल शेप माना था तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। और अभी हमने लिखा था कि R इज इक्वल टू आर नोट रेज टू द पावर ए इंटू रेज टू द पावर 1/3, ये लिखा था हमने। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट की जा सकती है। देखो मैं ऊपर वाले कर देता हूँ, ये 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका क्यूब का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, आर नोट का क्यूब हो जाएगा और ए आपका एज इट इज बचेगा। ठीक है ना, ये आ गया। तो अब मैं इसकी वॉल्यूम अगर निकाल रहा हूँ तो वो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर निकाल रहा हूँ तो वो क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो ये 3 तो आ गया ऊपर आपका 3ma, ठीक है ना। 4 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, आर क्यूब की वैल्यू आएगी आर नोट क्यूब इंटू ए, ठीक है जी। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 3m 4 पाई बाय आर नोट क्यूब, ठीक है ना। अब जरा देखना बात को, 3 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 4 और पाई भी कांस्टेंट है और r नोट भी क्या है, कांस्टेंट। यानी न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है ना। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर a, उस पर ये डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो अगर रफली इसको कैलकुलेट करें तो इन सब की वैल्यूज तो हमें पता ही है, ठीक है ना। एवरेज मास भी ले लेंगे, पाई भी, आर नोट भी। आर नोट की वैल्यू तो अभी मैंने आपको बताई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 है, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.30 इंटू 10⁻17 kg/m³। ये क्या आ जाएगी, इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया आपका न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है ना। देखो ये अपने आप में आपने जब 11th क्लास में स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़े होंगे, ठीक है ना। आज उसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। बेटा देखो पहले मैं अगर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं आपको कि भाई ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ी है कि प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों के चार्ज क्या हैं, सेम है और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर फिर भी ये दोनों कहाँ हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस है। इसका मतलब इन दोनों के रिपल्सिव फोर्स के अलावा एक फोर्स और भी इनके ऊपर लग रहा है जो इनको क्या कर रहा है, एक जगह पर बाइंड करके रखा हुआ है, और उस फोर्स का क्या नाम है, न्यूक्लियर फोर्स है। एंड डेफिनेटली दिस न्यूक्लियर फोर्स विल बी मच स्ट्रोंगर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओनली देन इट कैन एबल टू बाउंड दीज प्रोटॉन्स, तभी इन प्रोटॉन्स को ये बाउंड कर सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स है क्या, ठीक है ना। अब मैं एक ही करके इसकी प्रॉपर्टीज आपको करवाता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रोंगेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट इंटरेक्शन है, आप ऐसा लिख देते हैं, स्ट्रोंगेस्ट इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी बताया ही आपको जब न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के बावजूद भी ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं आपस में एक दूसरे को बांध के रखता है उनको, तो इसका मतलब ये स्ट्रोंग है उससे, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये जो है ना शॉर्ट रेंज है, इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही काम कर पा रहा है, इससे ज़्यादा बाहर ये काम नहीं कर पा रहा है। यानी इसकी रेंज कितनी है, लगभग 2 से 3 फेम्टोमीटर। मैंने आपको न्यूक्लियस का साइज बताया था 10⁻⁻15 मीटर, तो लगभग इसकी रेंज कितनी है, 2 से 3 फेम्टोमीटर तक ही है, इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर मैं ग्राफिकली इसी बात को बात करूं, वेरिएशन विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ न्यूक्लियर फोर्स कैसे वेरी करता है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो ये मैंने ग्राफ लिया डिस्टेंस वर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ग्राफ हमें मिला कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट चला गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर तो ये रिपल्सिव है और यहाँ पर कैसा है, अट्रैक्टिव है,
यहाँ पर कैसा है रिपल्सिव और यहाँ पर कैसा है अट्रैक्टिव है। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 0.8 फेम्टोमीटर। अब इसको समझना देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियो जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद भी एक जगह बाउंड रहते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता था कि ये जो है ना, एक ये बाउंड तो रहते हैं, फिर एक दूसरे से स्ट्राइक क्यों नहीं करते, एक दूसरे के साथ मर्ज क्यों नहीं हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते थे। तो उसका ये रीज़न है। क्या रीज़न है कि जब इनके बीच की डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर हो जाती है या उससे कम रहती है तो ये न्यूक्लियर फोर्स कैसा रहता है, रिपल्सिव रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे ये फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। और इसके बाद अगर ये 2 से 3 फेम्टोमीटर के से आगे चला गया तो ये कितना हो गया आपका 0। उसके बाद ये विजिबल ही नहीं है, उसके बाद ये फोर्स काम ही नहीं करता है। यानी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन को बाउंड भी करके रख रहा है, उनको मर्ज भी नहीं होने देता, और न्यूक्लियस के बाहर ये काम भी नहीं करता। ये इस ग्राफ का ये कंक्लूजन है, ठीक है ना, ये इस ग्राफ का कंक्लूजन है, ठीक है ना। और चौथा ये कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टर है, या इसका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट मैं लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट यानी कि प्रोटॉन को भी ये बांध के रख सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बांध के रख सकता है, न्यूट्रॉन को भी बांध के रख सकता है, ठीक है ना। तो यानी ये चीज़ नहीं देखता कि वो कैस चार्ज्ड पार्टिकल है, अनचार्ज्ड पार्टिकल है, या एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड है, इसके लिए ये मैटर नहीं करता। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ उनको अट्रैक्ट करना। इसका काम क्या है, इनको सबको सिर्फ क्या करना, अट्रैक्ट करना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्स एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बावजूद भी वो प्रोटॉन्स को बाउंड कर रहा है। रेंज कम होती है इसकी 2 से 3 फेम्टोमीटर, और डिस्टेंस के साथ ही क्या करता है, वेरी करता है, वेरिएशन विद डिस्टेंस। वो कैसे वेरी करेगा उसके लिए मैंने ग्राफ बताया। अगर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो रिपल्सिव, उसके बाद अट्रैक्टिव, और 2 से 3 पर चले गए तो ये 0 हो जाएगी, और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये सैचुरेशन इफेक्ट है। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज नेक्स्ट मैंने आई थिंक 5th या 6th नंबर था, चलो 6 ले लेते हैं, सैचुरेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये और एक यहाँ है, तो ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों नेबरिंग प्रोटॉन्स पे लगेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ नेबरिंग इफेक्ट पर ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद अब जो नई थ्योरी आई है, थोड़ा सा लेटेस्ट कर लेते हैं, एक्सचेंज फोर्सेस पे काम करता है। एक्सचेंज फोर्सेस का मतलब क्या है कि एक फोटोन या एक प्रोटॉन और प्रोटॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से ये बाउंड हैं, वो कब पॉसिबल है, जब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, या यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। ये कौन से पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं पाई-मीज़ोन्स। क्या बोलते हैं इनको, पाई-मीज़ोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एक और प्रॉपर्टी भी है इनकी, वो क्या है कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। नॉन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या, जहाँ पर एक के सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक जो है हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा होगा वो एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक लग रहा होगा। उनके जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया था कि डिस्टेंस जो मेजर की थी वो यहाँ एक के सेंटर से लेकर यहाँ तक सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रहा था, पर यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका किसके बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में।